दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में संज्ञान कॉग्निजेंस के विषय में बात किया था कि संज्ञान क्या होता है। अब संज्ञान कौन प्राधिकारी ले सकता है और संज्ञान कैसे लिया जाएगा और संज्ञान पर सीमाएं क्या हैं, आज इन विषयों पर हम लोग बात करेंगे, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 15 से संबंधित है और उसमें उपबंधित है। तो सबसे प्रथम संज्ञान होता क्या है। तो जब कोई भी मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है, उस पर जब वह अपना न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग करता है और उसके बाद आगे कार्यवाही के लिए जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कार्यवाही के लिए दी गई हैं उनमें विचारण की जाती हैं, तो वह संज्ञान होता है। अब अजित कुमार पालित के मामले में यह कहा गया कि संज्ञान का तात्पर्य वह है जिसमें मजिस्ट्रेट किसी भी मामले में अपना न्यायिक मस्तिष्क प्रयोग करता है और उसमें आगे दी हुई प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करता है। अब संज्ञान कौन प्राधिकारी ले सकता है या संज्ञान लेने वाले प्राधिकारी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो है वह सेशन न्यायालय है। अब सेशन न्यायालय कौन से ऐसे मामले हैं जिनका संज्ञान लेगा और किस धारा में लेगा, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 222 की उपधारा 2 यह कहती है कि सेशन न्यायालय कुछ आपवादी दशाओं में मामलों का संज्ञान ले सकता है। वे आपवादी दशाएं कौन सी हैं, जिनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ के मंत्री या अन्य लोक सेवक से संबंधित मामले जो आते हैं, उनका संज्ञान सीधे सेशन न्यायालय ले सकता है तथा उनका विचारण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के धारा 260 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार करेगा। लेकिन सेशन न्यायालय कोई भी अन्य मामला ऐसा है तो बिना किसी मजिस्ट्रेट के सुपुर्द किए हुए, बना मतलब कि उसको बिना भेजे किसी भी मामले का संज्ञान नहीं ले सकता है। ऐसा धारा 213 बीएनएस में प्रावधानित किया गया है। दूसरा प्राधिकारी है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो किसी मामले का संज्ञान लेगा। और तीसरा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जो कि किसी मामले का संज्ञान लेगा। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट उन मामलों का संज्ञान लेगा जिनका वह तो विचारण करने में सक्षम हो तथा उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सक्षम किया गया हो। वह व्यक्ति जो है तब जाकर के वह मजिस्ट्रेट उन मामलों का संज्ञान कर सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि संज्ञान किस आधार पर किया जाएगा। भाई संज्ञान मामलों का होता है, लेकिन संज्ञान किन मामलों पर होगा, तो सबसे पहला है कि उन मामलों का होगा जिनका कंप्लेंट दाखिल किया गया हो और उस कंप्लेंट में यह प्रतीत होता हो कि इससे कोई अपराध किया गया है। दूसरा, पुलिस द्वारा रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने पर उन मामलों का संज्ञान न्यायालय कर सकता है। अब इसमें यह है कि यदि किसी मामले में अन्वेषण के बाद पुलिस अधिकारी रिपोर्ट पेश करता है कि कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, मतलब अंतिम रिपोर्ट पेश कर देता है, तो मजिस्ट्रेट लेकिन उसे उस मामलों में जब पूरी पत्रावली देखता है तो उसे यह लगता है कि नहीं, इसमें कोई भी अपराध किया गया है या हुआ है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान उस अंतिम रिपोर्ट के आधार पर भी कर सकता है। ऐसा कैसे, तो ऐसा हुआ है राज उर्फ राजेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, जो कि 1979 में आया, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया। उसमें साफ तौर पर कर दिया गया कि पुलिस रिपोर्ट द्वारा फाइल की गई अंतिम रिपोर्ट में यदि न्यायालय पाता है कि अपराध हुआ है तो उस पर भी वह संज्ञान करके आगे मामला चला सकता है। और तीसरा है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न
कोई व्यक्ति या न्यायालय स्वयं अपने संज्ञान पर, मतलब उसके ज्ञान में ऐसी बात आ जाए कि कोई अपराध कारित किया गया है, तब वह उसका स्वयं संज्ञान लेकर के, जैसे सो मोटो या पीआईएल होती है, उन मामलों को जो है अपने नॉलेज में ला करके उसका संज्ञान ले सकता है। अब उसके बाद यह है कि अब ये हमने जान लिया कि भाई संज्ञान लेने वाले प्राधिकारी कौन कौन हैं और उसके बाद संज्ञान किन मामलों का लिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कोई संज्ञान पे परिसीमा है कि अगर कोई मामला, भाई मान लीजिए किसी कोई ऐसा अपराध है जो जुर्माने से भी मतलब खाली दंडनीय है और वो जिसके साथ किया गया है वो 10 साल बाद उसको मामला न्यायालय में ले आता है, या किसी को एक थप्पड़ मारने का जैसे सामान्य उपहति हो गया, सदोष परिरोध हो गया, या फिर दंगे का अपराध हो गया, तो या जो ऐसे अपराध हैं जो छोटे अपराध हैं, तो क्या उन मामलों में कोई ऐसी परिसीमा है या फिर कोई व्यक्ति कभी भी मामला ला सकता है। तो इस पर आने से दंडनीय है उस अपराध का संज्ञान मात्र 6 माह के अंतर्गत अगर वह दाखिल कर दिया जाता है तो किया उसका जो है संज्ञान लिया जाएगा। अगर 6 महीने बाद दाखिल होगा तो वह परिसीमा विधि द्वारा बाधित होगा, उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा है कि 1 वर्ष से अधिक कोई, 1 वर्ष तक का कोई अपराध किया गया हो, तब उसमें जो परिसीमा काल होगा वह 1 वर्ष होगा। जैसे कि सामान्य उपहत के मामले, जैसे किसी को एक थप्पड़ मार देना, गाली दे देना, या फिर सदोष परिरोध या सदोष अवरोध का रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ये सब सारी चीजों का अपराध अगर किसी ने किया है तो यदि 1 वर्ष से ज्यादा का समय कर दिए आप, तो वो 5 साल बाद उसको याद आया कि नहीं, मुझे ए ने एक थप्पड़ आज 5 साल पहले मारा था, तो आज हम जाएंगे न्यायालय में परिवाद दाखिल करेंगे, या फिर न्यायालय में कोई रिपोर्ट परिसीमा काल का जो इसमें निर्धारण है उसके अनुसार बाधित है तथा वह माननीय न्यायालय में मुकदमा नहीं दाखिल कर सकता है। तीसरा क्या है कि 1 वर्ष से लेकर के और 3 वर्ष के बीच में यदि कोई अपराध किया गया है जो कि इतने तक से दंडनीय है, 1 वर्ष से अधिक हो तथा 3 वर्ष से कम हो, तो उनका, या 3 वर्ष तक का हो, तो उनका जो है परिसीमा काल यह है कि यदि वह 3 वर्ष में दाखिल कर दिए गए तो उनका संज्ञान होगा, और 3 वर्ष के बाद अगर दाखिल किए जाते हैं तो उनका संज्ञान बलवा दंडनीय होते थे। तो उनमें अगर आप 3 साल जो परिसीमा काल दी गई है, अगर उनके बीच मामला न्यायालय में या पुलिस के समक्ष नहीं ले जाते हैं, उसके बाद आप अगर उनमें उसको ले जाते हैं दर्ज करने के लिए, तो आप उसको दर्ज नहीं कर सकते हैं, परिसीमा विधि द्वारा बाधित कर दिया गया है, उसको मना कर दिया गया है कि ऐसे अपराध को न लिया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों से न्यायालय में इसकी मर्जी जब उठा और तब लेके चलाया कोई न कोई मामला, इसीलिए इनका निर्धारण किया गया है। अब उपरोक्त जो तीनों प्रावधान हम लोगों ने पढ़ा है, इन तीनों प्रावधानों से सीधा स्पष्ट है, और जो तीसरा प्रावधान है वो तो एकदम और स्पष्ट करता है कि अगर 3 वर्ष से ज्यादा का कोई अपराध किया गया है, दंडनीय है वो, जैसे कि मान लीजिए लूट हो गया, या डकैती हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, इन सब अपराधों में कोई परिसीमा विधि लागू नहीं होगी, इनका संज्ञान कभी भी लिया जा सकता है। जैसे हम एक बहुत ही
बहुचर्चित मामला जो कि एक आसाराम बापू और उनके बच्चे नारायण साई का मामला सामने आया था, जिसमें जब आसाराम बापू के ऊपर आरोप लगाया गया और उनको पुलिस पकड़कर जेल में भेजा, करीब जो 10 साल पुराने अपराध थे उनका भी जो है अपराध सामने आने लगा। उसके आधार पर उन्हें भी जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो इससे यह स्पष्ट है कि जो 3 वर्ष से अधिक के अपराध हैं उन पर कोई परिसीमा काल लागू नहीं है, उनका संज्ञान या उन पर कोई पुलिस रिपोर्ट जो है कोई भी व्यक्ति कभी भी दाखिल कर सकता है। और अब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा सुरक्षा संहिता की धारा 514 में प्रावधानित थी, इनका तो हमने पढ़ लिया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कोई लोक न्याय के विरुद्ध अपराध हो या राज्य के विरुद्ध अपराध हो, साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज हो, और उसके बाद है आपराधिक षड्यंत्र या दुष्प्रेरण, या फिर न्यायाधीश और लोक सेवकों के विरुद्ध हो, मानहानि के मामले हो, या विवाह संबंधित अपराधों में क्या कोई परिसीमा काल निर्धारण किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसको समझेंगे। तो मित्रों, आप लोग इन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आप लोग विधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।